नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रियल ज्ञान विद आरकेजी में। दोस्तों, हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत प्लेटो के काव्य शास्त्रीय चिंतन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं त्रासदी की अवधारणा। तो प्लेटो द्वारा काव्य के संदर्भ में यह त्रासदी की अवधारणा का सिद्धांत दिया गया, इसके बारे में चलिए दोस्तों हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें त्रासदी को समझना पड़ेगा कि त्रासदी है क्या चीज़। त्रासदी मूलतः नाटक की एक शैली है दोस्तों, जिसमें मानवीय दुखों का वर्णन होता है। इस तरह के नाटकों का उद्देश्य दर्शकों के भावों का विरेचन करना होता है। अर्थात त्रासदी नाटक की एक ऐसी शैली है जिसमें दुखात्मक नाटक आते हैं और इसको दिखाने का उद्देश्य मनुष्य के अंदर जो छुपे हुए भाव हैं, स्थायी भाव को जगाना होता है। बाद में त्रासदी को अर्थ विस्तार मिला और साहित्य की दूसरी विधाओं ने भी त्रासदी को अपनाया। यूरोपीय साहित्य में त्रासदी का जन्म डायोनियस के यूनानी प्राचीन पुराकथाओं से होता है और वह ईसा पूर्व 5वीं सदी के इस्किलस, यूरिपिडीज और सोफोक्लीज के नाटकों में अपने चरम में श्रेष्ठता को प्राप्त करती है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर त्रासदी का बहुत भी गहरा प्रभाव है। पश्चिम में जहाँ त्रासदी को महत्व दिया गया, वहीं भारतीय काव्य शास्त्र पर सुखांत पर जोर देता है। अर्थात भारतीय नाटकों में हम देखेंगे दोस्तों कि जो पुराने नाटक थे वो उसका अंत सुखात्मक होता था, लेकिन पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जो नाटक लिखे जाते थे उनका जो अंत है वह दुखात्मक होता था। अर्थात दुखात्मक परिणति वाले नाटकों में त्रासदी का उपयोग किया जाता था। त्रासदी में काव्य चाहे जितना भी महान क्यों न हो, उसके चरित्रों की उत्कृष्टता के बाद भी अंत दुख वाला ही होता था। त्रासदी के त्रासद भाव को भी पश्चिम में महत्वपूर्ण कला रूप माना गया है। एक तरह से त्रासदी मानवीय गुणवत्ता एवं नैतिकता की परस्पर कथा है। तो यहाँ पे मानवता और नैतिकता को दिखाने के लिए त्रासदी का उपयोग किया गया। जैसे हम आधुनिक काल के नाटकों में देखते हैं तो हानुश नाटक एक ऐसा नाटक है जिस पर भीष्म शाहनी जी ने यह त्रासदी का गुण अपनाया है। ऐसे ही बहुत सारे नाटक आधुनिक जो कथा जगत में लिखे गए। साथ ही वह वैयक्तिक जीवन में सकारात्मक भाव की खोज भी है। कॉमेडी रचना के विपरीत त्रासदी में मानव होने की संभावनाएं अधिक गहराई से व्यक्त होती है। तो कॉमेडी अर्थात हंसी मजाक वाले जो भाव रूप में जो काव्य या कलाकृति रहती है, उससे ज़्यादा अधिक त्रासदी में मानव होने की संभावनाएं तलाशी जाती है। और मानव होने की संभावना का अर्थ यही है दोस्तों कि उसके अंदर जो छुपे हुए दुख दर्द का भाव है, उन सभी भावों को उभारना, वह हमें असली मानव बनाते हैं। त्रासदी का मूल स्रोत मिथकीय एवं धार्मिक कथाओं के क्षय उन्मुख देवताओं एवं नायकों से पाश्चात्य काव्य में हुआ। पश्चिम जगत ने त्रासदी को इसलिए भी महत्व दिया है क्योंकि दो बड़े दार्शनिकों प्लेटो और अरस्तु ने त्रासदी पर विचार किया है। प्लेटो ने जहाँ किसी देश के लिए त्रासदी को अच्छा नहीं माना, वहीं उनके प्रिय शिष्य अरस्तु ने
अपने गुरु की इस धारणा का खंडन करते हुए इसकी अलग से व्याख्या की। प्लेटो ने त्रासदी की रचना को बौद्धिक व्यापार न मानकर भावात्मक व्यापार माना है। अतः प्लेटो का मानना है कि पाठकों दर्शकों पर त्रासदी का प्रभाव भी भावात्मक ही होता है। प्लेटो मानते हैं कि कवि और गायक ईश्वरीय प्रेरणा से रचना करते हैं। इस प्रेरणा का स्वरूप उन्मादी होता है। अर्थात दोस्तों, त्रासदी के उपयोग से मनुष्य जो है भावात्मक रूप से बह जाता है। उन्हें अपने विवेक का वे प्रयोग नहीं कर पाते और भावों में बहकर उन्मादी प्रवृत्ति उनकी हो जाती है। वे संसार के विषय में सही विचार लेने के लिए सक्षम नहीं होते। इस तरह से प्लेटो मानते हैं। अतः वे कहते हैं कि अतः कवि और गायक मूलतः उन्मादी होते हैं और उसके पाठक दर्शक को भी उन्माद की स्थिति में वे ले जाते हैं। उन्माद की इस स्थिति को प्लेटो राज्य के लिए ठीक नहीं मानते, क्योंकि प्लेटो जिस सत्य की बात करते हैं उससे यह उन्माद दूर ले जाता है और यही उनके त्रासदी के विरोध का कारण है। जबकि अरस्तु की बात करें तो अरस्तु के लिए त्रासदी कार्य व्यापार का अनुकरण करती है। कार्य व्यापार को वे गंभीर, पूर्ण और विस्तृत मानते थे। वह भाषा, लय, सामंजस्य, गीत आदि से समन्वित होता है। कार्य व्यापार करुणा और भय को उद्बुद्ध कर अर्थात उत्पन्न कर इन भावों का विरेचन करता है। तो प्लेटो को इस बात पर भी संदेह था कि कवि या त्रासदीकार को अपने चित्रण के विषय में वास्तविक ज्ञान होता भी है। वे मानते थे ऐसी कृति का अवलोकन करने पर लोग यह नहीं समझ पाते कि वे सत्य से तिगुनी दूरी पर है। प्लेटो ने त्रासदी के आस्वादन की समस्या पर विचार व्यक्त किया है। वे मानते थे कि त्रासदी का भाव भी दर्शक में आनंद का ही भाव पैदा करता है। इसका कारण वे भ्रम और अज्ञान को मानते थे। तो त्रासदी का कारण भ्रम और अज्ञान है, इस तरह से प्लेटो ने कहा। जीवन में हम जिन स्थितियों से विरक्त होते हैं, अर्थात जिन स्थितियों से हम समाज से दूर हो जाते हैं और उनसे बचने का प्रयास करते हैं, ऐसी स्थितियों में भी लोग आसक्ति का अनुभव करते हैं। वे त्रासदी को विवेक पर नियंत्रण की पकड़ के कमजोर होने का कारण मानते थे। प्लेटो इसका परिणाम प्रतिकूल स्थितियों में दुर्बल पड़ जाना मानते थे। वे इस बात पर बल देते थे कि विपत्ति में पड़े आदमी से सहानुभूति का होना नैतिकता का आग्रह है, जबकि त्रासदी में ठीक इसके विपरीत होता है। अन्य व्यक्ति काव्य आनंद को प्राप्त करता है। जाहिर है यह जो लक्षण है यह प्लेटो के आदर्श नागरिक के विपरीत है, जिसे वे निंदनीय मानते थे। प्लेटो होमर आदि की काव्य कृतियों से उन अंशों को निकाल देने का परामर्श देते हैं जिनमें सुख दुख का अतिरेक है। अधिकता के साथ सुख दुख का वर्णन किया गया है। अनुप्रयुक्त विषयों को लेने के कारण ही वे त्रासदी तथा कॉमेडी की निंदा करते हैं। फिर भी रिपब्लिक में त्रासदी के कुछ भेदों की प्रशंसा प्लेटो द्वारा की गई है। कुल मिलाकर काव्य चिंतन की तरह ही हम देखते हैं कि प्लेटो काव्य जगत और यथार्थ जगत में अलगाव नहीं कर पाए। अर्थात वे काव्य जगत को यथार्थ से जोड़कर देखते थे, जिसके कारण वे त्रासदी का सहृदय के मन पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव को उस रूप में नहीं देख पाए। तो ऐसा उनके आदर्शवादी होने के कारण भी हुआ। तो इस तरह से हमने त्रासदी की अवधारणा देखी। दोस्तों, त्रासदी क्या होता है,
आप भली भांति समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत जो पूछा जाता है, वह है अनुकरण की अवधारणा, प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत। तो रिपब्लिक नामक अपनी रचना में प्लेटो ने स्पष्ट कहा है कि भाव अथवा विचार ही आधारभूत सत्य है। काव्य की दृष्टि से प्लेटो काव्य को अनुकृति की भी अनुकृति मानते हैं। प्लेटो कहते हैं कि संसार ईश्वर द्वारा, प्रकृति द्वारा बनाई गई एक अनुकृति है और संसार और जो काव्य लिखा जाता है, जो काव्य कृति लिखी जाती है, वह उस संसार की भी अनुकृति है। तो इस तरह से वे काव्य को अनुकृति की भी अनुकृति मानते थे, जिसे मूल सत्य से तिगुना दूर मानते थे। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि वे अपने युग की दार्शनिक चिंताओं के परिप्रेक्ष्य में काव्य की व्याख्या कर रहे थे। यही वह कारण है कि वे काव्य को अनुकृति की भी अनुकृति का दर्जा देते दिखाई देते हैं। प्लेटो अनुकरण को समस्त कलाओं की मौलिक विशेषता मानते थे। इस दृष्टि से दोस्तों प्लेटो की दृष्टि में समस्त कवि और कलाकार अनुकरण कर्ता मात्र ही हैं। प्लेटो के अनुसार अनुकरण वह प्रक्रिया है जो वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप यानी मूल रूप में प्रस्तुत न करके आदर्श रूप में प्रस्तुत करती है। इसलिए ही काव्य सत्य से दूर होता है। इनका यह विचार है। प्लेटो ने अनुकरण और कला के रिश्ते पर विचार करते हुए कहा है कि बढ़ई उस अर्थों में मेज और पलंग की सृष्टि नहीं करता जिन अर्थों में ईश्वर करता है। कलाकार तो ईश्वर की सृष्टि की अनुकृति मात्र करता है। उनका मानना था कि सृष्टि की आकृति का मूल निर्माता तो ईश्वर ही है। कलाकार तो मात्र इस दृष्टि से अनुकरण करके अपना अनुकरण करने का कार्य करता है, अर्थात अनुकार्य करता है। तो इस प्रकार भौतिक जगत द्वारा किया गया सृजन परम सत्य नहीं हो सकता। ईश्वर की चेतना में पहले से उपस्थित प्रत्यय या विचार रूप में निर्मित आकृतियों का अनुकरण ही है। इस दृष्टि से वे काव्य को मूल न मानकर अनुकार्य मानते थे, जो मूल सृष्टि से दूर होता है और जिसका स्तर भी कम होता है। तो दोस्तों एक प्रकार से प्लेटो अनुकरण की बात करते हुए उसके रचनात्मक पक्ष की उपेक्षा कर देते हैं। उनके लिए अनुकरण एक यांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें भाव नहीं होता तथा सत्य से वे दूर होते हैं, जो जड़ है तथा रचनात्मकता से अलग है। उनके लिए रचनाकार तो सिर्फ ईश्वर है। तो रचनाकार सिर्फ ईश्वर को माना है इन्होंने, और जो कवि की रचनाएं हैं उनको मात्र इन्होंने अनुकरण माना है। तो जाहिर तौर पर इस तरह का अनुकरण अपेक्षाकृत कमतर होगा, जिसे वे इस रूप में स्पष्ट करते हैं। यदि कलाकार को उन वस्तुओं का सच्चा ज्ञान भी होता जिनका वह अनुकरण करता है, तो अनुकरण के बजाय उनके करण अर्थात रचना में कहीं अधिक उत्साह होता है। इस प्रकार प्लेटो होमर से लेकर अपने समय तक के कवियों को सत्य से दूर अनुकर्ता की संज्ञा अर्थात नाम देता है। प्लेटो का विचार था कि अनुकरण में सिद्ध होने के कारण कवि कई कलाओं के रंगों को ही अपने पदों और वाक्यों के रूप में सृजित करता है। उसमें संगीत आदि कलाओं का संयोग हो जाता है और काव्य आकर्षक प्रतीत लगने लगते हैं। तो उनका मत यह है दोस्तों कि काव्य को वे अपने हिसाब से आकर्षक बनाते हैं, या कोई चीज़ है जिसका अनुकरण किया जाता है उसमें अपने भाव को डालकर वे उसको आदर्श कला के रूप में चित्रित कर देते हैं,
जबकि उसका वास्तविक रूप वे नहीं दिखाते। प्लेटो मानते थे कि यदि काव्य या रचना से उसका मोहक तत्व, संगीत आदि बाहर निकाल दिया जाए तो वह प्रभाव शून्य हो जाती है। उनके लिए अनुकरण मनोरंजन का ही एक रूप है, उसे वे गंभीर कार्य नहीं मानते। तो प्लेटो के अनुकरण संबंधी विचारों का अध्ययन करने पर दोस्तों हमें कुछ मूल बातें निकल कर हमारे सामने आती है, जिसको आपको बताना बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। पहली बात यह है कि उनका कला और काव्य चिंतन आनंद और सौंदर्य न होकर उपयोगितावाद था, अर्थात वे कला और काव्य चिंतन को उपयोगिता की दृष्टि से परखते थे कि वे हमारे जो सत्य जीवन से में किस प्रकार से उपयोगी है, इस तरह से वे देखते थे। और कलाकार को अनुकर्ता की भूमिका तक ही वे सीमित रखते थे। प्लेटो काव्य की भूमिका को राज्य के नागरिकों में सत्य सदाचार की भावना को प्रतिष्ठित करने तक ही सीमित करते थे। अर्थात प्लेटो चाहते थे कि ऐसे काव्य की रचना की जाए जो नागरिकों में सत्यता की भावना, सदाचार की भावना, उन्हें अच्छा करने की भावना, नागरिकों को अपना कर्तव्य याद दिलाने की भावना की बात को याद दिलाए और उन्हें कर्तव्यनिष्ठ बनाए। वे काव्य को मिथ्या जगत की ऐसी मिथ्या अनुकृति मानते थे जिसकी सत्य से 3 गुनी दूरी है। काव्य का उत्स जिस विचार से हुआ वह विचार रूप में अलौकिक जगत में पहले से विद्यमान है, यह चीज वे मानते हैं। प्लेटो के अनुसार मानव के व्यक्तित्व के 3 आंतरिक तत्व होते हैं। पहला है बौद्धिक, दूसरा ऊर्जस्वी और तीसरा है सतृष्ण, जिसे वे ईश्वरीय मानते थे। तो व्यक्तित्व अर्थात मानव के जो 3 गुण हैं, बौद्धिकता, ऊर्जस्वी और सतृष्ण, ये ईश्वरीय गुण हैं। किसी काव्य कृति में या किसी अनुकरण में ये तीनों गुण नहीं पाए जाते, इस कारण वे उन्हें अनुकर्ता कहते थे, कवियों को। काव्य विरोधी होने के बावजूद भी प्लेटो ने देवताओं के स्त्रोत वाले काव्य और वीर पुरुषों के गुणगान वाले अनुकरण को श्रेष्ठ, महत्वपूर्ण एवं उचित माना है। कुल मिलाकर प्लेटो का जो अनुकरण है इसका विरोध 2 तरह से करते हैं। ठीक, अनुकरण का विरोध 2 तरह से करते हैं। पहला दर्शन के आधार पर और दूसरा लोक कल्याण या राज्य के हित को देखते हुए वे अनुकरण का विरोध करते हैं। इस तरह से हमने दोस्तों प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत को भी बहुत ही बारीकी से देखा। आशा है आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों प्लेटो की विश्व संबंधी अवधारणा, अर्थात प्लेटो विश्व के संबंध में उनका क्या विचार था उसके बारे में हम देखते हैं। तो ग्रीक चिंतक प्लेटो उन विचारकों में से हैं जिनके विचारों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। वे उच्च कोटि के आदर्शवादी राजनीतिक विचारक तथा नैतिकता के एक महान पुजारी थे। चूंकि सुकरात प्लेटो के जो गुरु हैं, उनकी मृत्यु से प्लेटो का हृदय लोकतंत्र से भर गया था। अतः अपनी न्याय धारणा के आधार पर प्लेटो एक ऐसे शासन तंत्र की कल्पना करने लगे जिसका संचालन श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा होता हो। वे पाश्चात्य समीक्षा के प्रथम चिंतक माने जाते हैं। उनकी साहित्य संबंधी सोच ने ही पाश्चात्य या ग्रीक साहित्य शास्त्र की नींव रखी। अर्थात प्लेटो पश्चिमी साहित्य के भरत मुनि कहे जा सकते हैं, क्योंकि भरत मुनि ने काव्य साहित्य में की नींव रखी, नाट्य शास्त्र की नींव रखी हिंदी साहित्य में।
प्लेटो का ग्रंथ रिपब्लिक जो है वह सबसे चर्चित तथा उनके दार्शनिक विचारों का प्रतिनिधि ग्रंथ है। इस ग्रंथ ने राजदर्शन पर पूरी दुनिया के विचारकों को प्रभावित किया। प्लेटो ने इसके माध्यम से एक ऐसी आदर्श राज्य व्यवस्था का वर्णन किया है जो न्याय पर आधारित हो। जिस तरह से भारत में राम राज्य की कल्पना की जाती है, उसी तरह से प्लेटो ने आदर्श राज्य की व्यवस्था का वर्णन रिपब्लिक में किया। रिपब्लिक ने समाज और मनुष्य के जीवन के हर पक्ष अर्थात भौतिक हो, नैतिक हो या आध्यात्मिक पक्ष हो, इस पर प्रकाश डाला है। रिपब्लिक की विषय वस्तु उनके वैश्विक दृष्टिकोण का परिचायक है, जिसमें प्लेटो ने श्रेष्ठ या अच्छा क्या है इसकी व्याख्या की है तथा इसे सभी भौतिक तत्वों में विद्यमान बताया है तथा इसी आधार पर उनकी भिन्नता में एकता को दर्शाया है। प्लेटो के लिए न्याय का मतलब वर्तमान समय की तरह कोई विधि स्वरूप युक्त न्याय नहीं है, वरन न्याय की उनकी अपनी अवधारणा है। अर्थात जो नियम बन गया है उसके अनुरूप न्याय दिलाना ही उनका न्याय नहीं था, उनकी अपनी न्याय की अवधारणा है। शिक्षा के संदर्भ में प्लेटो व्यक्ति को आदर्श राज्य के अनुकूल बनाने में उसकी भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। वे अपने आदर्श राज्य के शासकों के लिए एक विशाल प्रशिक्षण पद्धति की व्यवस्था की बात करते हैं। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के शासकों को पूर्णतया निस्वार्थी बनाने के लिए उनकी संपत्ति और परिवार के लिए साम्यवाद की व्यवस्था करते हैं। प्लेटो जब आत्मा, ज्ञान, विवेक, तर्क संगत, शक्ति, संयम आदि की बात करते हैं तो वे वैश्विक ज्ञान की दुनिया को प्रभावित करते हैं। उनकी काव्य और कला संबंधी अवधारणा पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। यदि उनकी काव्य के प्रति अपेक्षाओं की बात करें तो यह कह सकते हैं कि उनकी काव्य रचना से आदर्शवादी आशाएं थी, जिन्हें इस तरह से देखा जा सकता है। अर्थात वे काव्य से कुछ आदर्शों की उम्मीद करते थे। वे मानते थे कि काव्य का जो मूल सत्य है उसका उद्घाटन करना काव्य का काम है। मानव कल्याण एवं राष्ट्र उत्थान के प्रति सचेत रहना यह काव्य का काम है। आनंद प्रदान करना, शिक्षा देना यह काव्य का काम है। तो प्लेटो काव्य के संदर्भ में इस धारणा को लेकर चलते थे। प्लेटो ने पहली बार काव्य की सामाजिक उपयोगिता के प्रश्न को विश्व के सामने रखा। अर्थात काव्य समाज के लिए किस तरह से उपयोगी हो सकता है, इसकी बात सबसे पहले प्लेटो ने रखी। उनकी आदर्श काव्य की परिभाषा में सामाजिक कल्याण का सर्वोपरि स्थान था। काव्य की आलोचना के क्षेत्र में यह नैतिक आग्रह व्यापक प्रभाव रखता है, जिस पर आज भी गंभीर विचार मंथन चलता रहता है। काव्य के प्रयोजन की पूरी चर्चा के बीच यह मुद्दा रहता है। प्लेटो के बाद के लगभग सभी आलोचक सामाजिकता, मनोविज्ञान, नैतिकता आदि विषयों पर जब अपने विचार रखते हैं तो प्लेटो की समाज उपादेयता का सिद्धांत उनके चिंतन के सामने रहता है कि उनके विचार किस तरह से समाज के लिए काम कर सकते हैं। केवल मनोरंजन के लिए रची रचना पर वे प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं करते, वरन उनका एक तरह के काव्य के लिए स्पष्ट विरोध भी वे करते हैं। वे मानते थे कि आदर्शों तथा मूल्यों को प्राप्त करके मानव अपने व्यक्तित्व को विकसित करते हुए अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त करके परब्रह्म परमेश्वर के साथ साक्षात्कार कर सकता है, जिसके अनुसार वास्तविक सत्ता भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। तो इस प्रकार प्लेटो का चिंतन का क्षेत्र व्यापक है दोस्तों, जिसका प्रभाव व्यापक स्तर पर पूरे विश्व के विचार जगत पर पड़ना स्वाभाविक था। तो
इस तरह से हमने देखा वैश्विक चिंतन उनका, विश्व के लिए उनका जो चिंतन था। अब हम देखते हैं त्रासदी की अवधारणा एवं रस की सुखात्मक, ठीक, और दुखात्मक स्थिति। तो त्रासदी की अवधारणा के साथ साथ हम रस की सुखात्मक और दुखात्मक स्थिति को भी देखेंगे। तो त्रासदी पाश्चात्य काव्य चिंतन की एक अवधारणा है। इसे नाटक की एक शैली भी कहा गया है दोस्तों, जिसमें मानवीय गुणों के दुखों का वर्णन होता है। को हम स्पष्ट रूप से यह कह सकते हैं कि नाटक या काव्य का दुखांत ही त्रासदी है, ठीक है। नाटक या काव्य का दुख रूप में अंत हो जाना वही त्रासदी है, अर्थात यह एक दुखांत भाव है। वही भारतीय काव्य शास्त्र सुखांत पर जोर देता है। त्रासदी की विशेषता है कि काव्य चाहे कितना भी महान क्यों न हो, उसकी उत्कृष्टता के बाद भी उसका अंत दुख वाला होता है। त्रासदी के त्रासद प्रभाव को भी पश्चिम में महत्वपूर्ण कला के रूप में माना है। त्रासदी मानवीय गुणवत्ता एवं नैतिकता की परस्पर कथा है। आलोचक मानते हैं कि त्रासदी व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक भाव के दर्शन करना भी है। पश्चिम में त्रासदी कथाएं मिथकी एवं धार्मिक धरातल के 6 उन्मुख देवताओं एवं नायकों से जुड़ती है। पश्चिम के 2 बड़े दार्शनिकों प्लेटो और अरस्तु दोनों ने ही त्रासदी पर विचार किया। प्लेटो ने त्रासदी की रचना को बौद्धिक व्यापार न मानकर भावात्मक व्यापार ही माना है। अतः उनका मानना है कि पाठकों दर्शकों पर त्रासदी का प्रभाव भी भावात्मक स्तर पर ही होता है, अर्थात वास्तविक जीवन पर न होकर वह भाव स्तर पर ही होता है और वह वास्तविक जीवन में नहीं दिखता, यह बोलते हैं। प्लेटो मानते हैं कि कवि एवं गायक ईश्वरीय प्रेरणा से रचना करते हैं। वह इसकी प्रेरणा भी उन्माद से मानते हैं। इस अवस्था में पाठक दर्शक उन्माद की स्थिति में आ जाते हैं। प्लेटो जिस सत्य की बात करते हैं उससे यह उन्माद दूर ले जाता है और यही उनके त्रासदी के विरोध का प्रमुख कारण है। अब रस या भाव की अगर हम बात करें तो रस की भारतीय अवधारणा इससे व्यापक है दोस्तों। उसमें काव्य में जो आनंद आता है वह ही काव्य का रस है, यह माना गया है, ठीक है। तो भरत मुनि ने कहा है विभावानुभाव संचारी संयोगाद्रस रिस्पत्ति। तो विभाव अनुभाव और संचारी भाव से जो उन तीनों के मिलने से जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसी से रस की उत्पत्ति होती है, यह भारतीय काव्य शास्त्र में कहा गया है। तो भारतीय अवधारणा बहुत व्यापक है दोस्तों। तो काव्य में जो भी आनंद हमें मिल जाए वह काव्य का रस है, यह कहा गया है। तो काव्य आनंद को अलौकिक मानना है। काव्य आनंद को क्या माना है? अलौकिक माना गया है, अर्थात इस संसार से जो लौकिक ना हो, सांसारिक ना हो, अलौकिक हो। रस काव्य की आत्मा है और संस्कृत में कहा गया है कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम। रस से युक्त वाक्य ही काव्य है, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस की स्थिति सुखात्मक तथा दुखात्मक अनुभूति वाली मानी है। रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि रस 2 स्थितियों में रहती है, एक सुखात्मक और दूसरा दुखात्मक। अभिनव गुप्त ने बहुत पहले से ही अभिनव भारत में सुख दुख स्वभावो रसरु सिद्धांत को प्रस्तुत कर दिया था। आचार्य शुक्ल अपनी बात को विस्तार देते हुए भी भाव की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हमें अनुभूति तो वर्णित भाव की ही होती है और भाव सुखात्मक और दुखात्मक आदि प्रकार के हैं। अतएव इसलिए रस भी दोनों प्रकार का होगा, सुखात्मक और दुखात्मक। दूसरी ओर रसों को आनंदात्मक मानने के पक्षपाती सहृदयों को ही इसका प्रमाण मानते हैं
और तर्क का सहारा लेते हैं कि दुखदायी वस्तु भी यदि अपनी प्रिय है तो सुखदायी ही प्रतीत होती है। मधुसूदन सरस्वती रसों को लौकिक भावों की अनुभूति से भिन्न और विलक्षण मानकर इनकी आनंदात्मकता का समर्थन करते हैं। उसी प्रकार रामचंद्र गुणचंद के ग्रंथ नाट्य दर्पण के अनुसार विभाव तथा व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा परितोष को प्राप्त होने वाला स्थायी भाव रूप ही सुख या दुखात्मक अर्थात केवल सुखात्मक अथवा दुखात्मक न होकर उभयात्मक रस होता है। तो वे रस को सुखात्मक तथा दुखात्मक दोनों प्रकार का मानते हैं। सुखात्मक रस के अंतर्गत दोस्तों श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, अद्भुत रस और शांत रस को सम्मिलित किया गया है और दुखात्मक रस के अंतर्गत करुण, रौद्र, विभत्स तथा भयानक रस की गणना की गई है। तो रामचंद्र गुणचंद ने स्थिति की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है कि जो सब रसों को सुखात्मक बताया जाता है वह प्रतीति के विपरीत है। मुख्य विभावों से उत्पन्न आदि की दुखात्मकता की तो बात ही जाने दो। काव्य के अभिनय में प्राप्त विभाव आदि से उत्पन्न हुआ भी करुण, रौद्र, विभत्स आस्वादन करने वाले की कुछ अवर्णनीय सी क्लेश दशा को उत्पन्न कर देता है। इसी तरह भयानक आदि दृश्यों से सामाजिक के मन में घबराहट होती है। यदि सब रस सुखात्मक हो तो सुख से तो किसी को उद्वेग ही नहीं होता, इसलिए करुण आदि रस दुखात्मक हो जाते हैं। तो प्लेटो त्रासदी नायक की इसके लिए आलोचना करते हैं कि संकटों से घबराकर रोना धोना वास्तविक जीवन में शर्म की बात है। फिर भला विलाप करते हुए नायक में रस लेने और उनकी प्रशंसा करने में कहाँ का औचित्य है। प्लेटो का मत था कि यदि दूसरों पर आए संकट से हम करुण विलाप करते रहे तो अपने ऊपर आए संकट के समय हम उस पर कैसे काबू करेंगे। इसी तरह वे कॉमेडी को केवल मनोरंजन से अधिक महत्व देने की बात नहीं करते हैं। प्लेटो के लिए त्रासदी का भाव भी दर्शक में आनंद का ही भाव पैदा करता है। ऐसी स्थितियों में भी लोग आसक्ति का अनुभव करते हैं। वे त्रासदी को विवेक पर नियंत्रण की पकड़ के कमजोर होने का कारण मानते हैं। इसका कारण वे भ्रम और अज्ञान को मानते हैं, अर्थात भ्रम और अज्ञान के कारण ही हमें त्रासदी का अनुभव होता है और हम उनमें भाव विभोर हो जाते हैं। त्रासदी पर प्लेटो जब इस तरह का विचार व्यक्त करते हैं, वस्तुतः उस समय वे काव्य की उदात्त भाववृत्तियों को जगाने की शक्ति की उपेक्षा कर रहे होते हैं। उदात्त भाव से आनंद की प्राप्ति होती है, इसलिए जो दुखात्मक भाव काव्य में व्यक्त हो रहे होते हैं वे भाव या रस भी अपने उदात्त स्वरूप के कारण काव्य अभिव्यक्ति का आनंद दे रहे होते हैं। अर्थात हमें आनंद तभी आता है चाहे वो सुखात्मक हो चाहे दुखात्मक, क्योंकि वे भाव अभिव्यक्ति हमारे अंदर जगा देते हैं। अर्थात उदात्त स्वरूप उनका प्रकट होने के कारण ही हमारे मन में वह सुखात्मक या दुखात्मक भाव जगता है। तो इस आनंद से सिर्फ सुख नहीं प्राप्त होता बल्कि काव्य आनंद की प्राप्ति होती है, जिसे सुखात्मक दुखात्मक दोनों माना है। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण की अवस्था सहृदय या सामाजिक के हृदय में रस का संचार करती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद में साधारणीकरण सिद्धांत का विस्तार से विश्लेषण किया है। वे रस की उच्चावस्था वही मानते थे जहाँ कवि और काव्यगत आश्रय के साथ ही भाव तादात्मक हो जाए और विभाव आदि का पूर्ण साधारणीकरण हो। साधारणीकरण की अवस्था में ही सामाजिक रचनाकार द्वारा वर्णित भाव को प्राप्त करता है, रचना के मूल रस को प्राप्त करता है।
प्लेटो रस और सहृदय के संबंध की भी उपेक्षा करते हैं। ऐसा वे अपने राज्य के प्रति आदर्शवादी विचार के कारण करते हैं। तो प्लेटो के त्रासदी की अवधारणा की जो सीमा है वह भारतीय रस सिद्धांत उसी सीमा का उत्तर है, जहां काव्य आनंद की अलौकिकता की बात स्वीकार की है। रस की अनुभूति को सुखात्मक दुखात्मक दोनों रूप मानकर रस की सर्वभाव व्यापकता की बात की है। काव्य चिंतन करते समय रचना द्वारा प्रदत्त उदात्त भावों पर ध्यान देना चाहिए। इससे त्रासदी का जनमानस पर सकारात्मक प्रभाव देखने में मदद मिलेगी, जैसा कि प्लेटो के बाद पश्चिम के सभी कई विद्वानों ने स्पष्ट किया है। तो दोस्तों, सारांश रूप में हम इन सभी विचारों को देखने के बाद हम यह कह सकते हैं कि प्लेटो एक महान चिंतक और दार्शनिक है। उन्हें चिंतक और दार्शनिक के रूप में देखना चाहिए। विभिन्न विषयों पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। काव्य के संदर्भ में उन्होंने जो विचार व्यक्त किए हैं वे आज तक संदर्भवान और विचारणीय हैं। त्रासदी की संकल्पना, अनुकरण आदि कविता तथा नाटक को समझने के महत्वपूर्ण तत्व है। कविता समाज एवं विश्व के संदर्भ में कितनी उपयोगी है, इसका विश्लेषण प्लेटो के विचारों के संदर्भ में करने से यह पता चलता है कि कविता से उनकी अपेक्षाएं अधिक थी। ठीक, केवल मनोरंजन न करना बल्कि सामाजिक जीवन में काम आना, लोगों के जीवन को श्रेष्ठ बनाना, उनके काव्य को वो इस दृष्टि से देखते थे। तो कविता की वे इस संदर्भ में उपयोगिता समझते हैं। नाटक में त्रासदी की अवधारणा को भी दुखांत के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने प्लेटो के चिंतन और उसका विश्लेषण बहुत ही अच्छे तरीके से किया। आशा है आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक आराम से पहुंच जाए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आगे भी हम नए वीडियो लाते रहेंगे, और अगर आपके मन में किसी टॉपिक के संदर्भ में कुछ वीडियो लाना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, हम लाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।